हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, दिस इज माय इंट्रोडक्शन क्लास और कम ऑन द व्हाइट बोर्ड। फर्स्टली, you know me, I am Lakshya Tripathi and I am 2 time qualified in Indian Navy, 1 time in JDs and 2nd time as a deck officer। फर्स्ट टाइम मैंने जनरल ड्यूटीज क्वालिफाई किया है और 2nd टाइम में मैंने डेक ऑफिसर के ऊपर ज्वाइन किया है, क्वालिफाई किया है। आई एम 1 time qualified in इंडियन आर्मी एज a JD ड्यूटीज यानी जनरल ड्यूटीज एंड 1 time qualified in SSC MTS एज इनकम टैक्स क्लर्क डिपार्टमेंट। चलिए, तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि पार्ट नंबर 1 हम लोगों का हो गया है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें कि हम लोगों ने बात किया था 19वीं शताब्दी तक। जो अभी ये हम लोग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है और मैं आपको शायद कर सकता हूँ कि विश्वास दिलाता हूँ कि शायद इस वीडियोस में हमारा पूरा ये चैप्टर हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो हमने आपको कहा हुआ है कि एक वीडियोस में हम लोग 25 to 30 मिनट ही लेंगे, उससे ज्यादा मिनट हम लोग नहीं क्रॉस कराएंगे। बेशक हम लोग को कई पार्ट में क्यों ना बनाना पड़े, ताकि बच्चे लोग को ऐसा लगे कि नहीं हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़े थोड़े में हम लोग क्या कर रहे हैं, तब हम लोगों में विकास हो रहा है या फिर परिवर्तन हो रहा है। अभी हम लोग 19वीं शताब्दी पे हम बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि इस दौर में या फिर इस दौरान में क्या हुआ कि विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई। मतलब कहने का है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, यानी जिसको हम लोग हिंदी में प्रौद्योगिकी कहते हैं, इसने भी हमारी जो विकास हो रहा था उसमें हस्तक्षेप किया, इसका भी विकास हुआ। ठीक है, फिर लिखे हैं कि इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज है, जैसे कि रेलवे, वो भी भाप के इंजन से, और जहाज, और साथ साथ में हमारा टेलीग्राफ, ये सब उस टाइम में हम लोगों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ या फिर खोज हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा है कि रेलवे में बंदरगाहों और अंतरिक्ष भूभागों को आपस में जोड़ दिया गया। मतलब मेरे कहने का है कि जो कह सकते हैं समुद्री इलाका था या फिर अंतरिक्ष का इलाका था, मतलब उन लोगों को क्या किया है, कंबाइन कर दिया गया, रेलवे से कनेक्ट कर दिया, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करा दिया, जोड़ दिया। फिर हमने लिखा हुआ है कि स्टीम जहाज के कारण, स्टीम का मतलब होता है भाप, यानी कि भाप का जो जहाज के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार से जाना आसान हो गया। यानी कि जब जहाज आया, वो भी भाप का जब जहाज आ गया तो अटलांटिक को पार करके जाने में आसान हो गया। ठीक है, अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों के मांस की यूरोप भेजे जाने लगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट हमने कहा था, जैसे मान लीजिए कहीं 6000-7000 किलोमीटर दूर जाना है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको ले जाने के लिए लंबा समय लगेगा। तो जहाँ पे लंबा समय लगेगा वहां पे आपका मांस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि सड़गल जाएगा। तो उस टाइम में नहीं जा पाता था। लेकिन जब ऐसा मतलब जहाज आ गया, रेलवे आ गया, जैसे कि मतलब हम लोग ये समझने लगे कि नहीं बहुत जल्दी फास्ट पहुंच जाएंगे, तो उस टाइम से क्या लोगों ने किया कि अब इसका सप्लाई चालू कर दिया, मतलब मांस वगैरह भेजने लगे। ठीक है, अगला हम लोग का पॉइंट आता है कि भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण की व्यवस्था। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि भारत से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी, अर्थात मतलब बेची जाती थी। औद्योगिकरण के पश्चात ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। मतलब जब औद्योगिकरण आया तो उसके बाद जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में भी जो कपास था यानी जो कॉटन था, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाने लगा या फिर बढ़ने लगा। उद्योगपतियों ने सरकार पर भारत से आयातित कपास को प्रतिबंधित करने के का दबाव डाला और स्थानीय लोगों की जो औद्योगिक था उसकी सुरक्षा की मांग भी की। मतलब कह रहा है कि मतलब ऐसा किसी में ये ना रहे कि हमारी बिक्री नहीं हो रही है, हमारी बिक्री नहीं हो रही है, इसका किसी के ऊपर दबाव ना आए, इसलिए उद्योगपतियों ने क्या किया कि भारत को निर्यात करने से रोक लगा दिया कि मतलब बाहर मत निर्यात करो। फिर आता है हमारा भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद। इसमें देखिए, इसमें लिखा है मैंने कि ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्र के आयात पर सीमा शुल्क उच्च दर की लगा दी। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी यानी जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जो सूती वस्त्र था उस पे जब आयात होने लगा तो उस पे सीमा शुल्क, यानी जिसको आप लोग बॉर्डर टैक्स के नाम से जानते हो, वो लगा दिया। और वो भी कैसे लगाया, उच्च दर, मतलब हाई रेट लगा दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में निर्माणकर्ता भी अपने वस्त्रों के लिए विदेशी बाजार की तलाश करने लगे। यानी जो बनाता था, जैसे मान लीजिए जो बुनकर लोग थे, वो भी अब विदेश के सप्लाई करने के लिए मतलब सोचने लगे, मतलब जाने लगे। परिणाम स्वरूप भारतीय वस्त्र उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। मतलब इसका परिणाम यह हुआ कि जो भारतीय वस्त्र थे, मतलब जो इंडियन से क्लॉथ थे, उसमें भी उद्योग में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। मतलब उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई या फिर मतलब उतार चढ़ाव हुआ, ये कहने का मतलब है।
अगला पॉइंट में लिखा है जब तक विनिर्माण के निर्यात का द्रुत गति से पतन हुआ तब तक समान रूप से कच्चे माल की तेजी से वृद्धि हो गई। मतलब जैसे बनावट वाले सामान में, जैसे मान लीजिए हमने एक शर्ट पहना, सपोज दैट मान लीजिए शर्ट को हटा दीजिए, मैंने लिख दिया हमने सपोज दैट मान लीजिए एक शर्ट टी शर्ट खरीदा और खरीद कर मतलब उसको पहन लिया। अब इसकी जब डिमांड घटने लगी तो सबसे ज्यादा क्या बेचा जाने लग रहा है, रॉ मटेरियल बेचा जाने लगा। रॉ मटेरियल से क्या होगा कि जहां भी ये जाएगा वहां पे जैसा आपको इच्छा करेगा वैसा हम सामान बनवा देंगे। फिर कह रहे हैं अंग्रेजों ने भारतीय किसान पर नील तथा अफीम की खेती करने का दबाव बनाया। दबाव बनाने का मतलब प्रेशराइज किया, मतलब जो इंडियन फार्मर थे उनको ये कहा कि नहीं तुम लोग अफीम ही मतलब उपजाओ या फिर मतलब कह रहा है कि नील ही अपनाओ। और भी मैं एक चीज बताता हूँ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने एक नियम लगाया हुआ था कि आपको इतने पे सिर्फ नील की खेती करना ही है, मतलब जो नील की खेती है वो इतने किलो मतलब करना ही। इसका मतलब देखो क्या होता है, उस समय ये क्या बोलते हैं बिस्कठिया पद्धति अपनाया गया था। बिस्कठिया का मतलब समझो, जैसे मान लो कि तुम्हारा चार ऐसे मतलब चार पार्ट में तुम्हारा अगर खेत है सपोज दैट, तो इसमें से तुम्हें क्या करना है कि 3 भाग में कम से कम नील की खेती करनी है। ये उस समय अंग्रेजों ने कहा था, ऐसा मतलब दबाव डाला था। इसलिए भारत में उगाई जाने वाली अफीम चीन को निर्यात किया जाने लगा। निर्यात का मतलब बेचा जाने लगा या फिर मतलब वहां पे दिया जाने लगा। अफीम दिया जाता था। याद रखना कि जो हमारे भारत में उगाई जाने वाली अफीम जो थी कहाँ पे निर्यात होती थी, तो चाइना में, यानी कि मतलब चीन में। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस अफीम का होता क्या था, देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है अफीम। अफीम का मतलब होता है जिसे आप लोग इस समय ड्रग्स, हीरोइन या फिर चरस के नाम से जानते हो। इसका होता क्या है, अगर आपके पास 50 ग्राम ड्रग्स है सपोज दैट, मानो अब पीने वाली की बात छोड़ो, पीने वाली की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पीने वाला 1 लीटर भी पी जाएगा, 1 केजी भी खा जाएगा, पी जाएगा, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 50 ग्राम जो होता है ड्रग्स, उससे 50 ड्राम जानते हो, ड्राम जो होता है वो नीला वाला बड़ा बड़ा ड्रम होता है, उससे 50 ड्राम तुम लिक्योर बना सकते हो। अर्थात मैंने कहा कि आप तुम 50 उससे ड्रम शराब बना सकते हो। अब सोचो कितनी शक्ति होती होगी एक इस अफीम में, और इसी के कारण हमारा देश उस समय धनी भी था। अभी इस समय मतलब प्रतिबंधित हो गया, पहले प्रतिबंधित ये सब नहीं था। अब ये मैंने कहा जैसे नील की खेती होगी, नील की खेती मतलब पहले बहुत ज्यादा जबरदस्त होती थी। हम लोगों के पास अच्छे अच्छे कपड़ों की रंगाई करने के लिए मतलब नील की खेती करवाई जाती थी। जब उन लोगों ने प्रेशराइज कर दिया नहीं करवे करो, तब से मतलब थोड़ा डिफिकल्टीज होने लगी, मतलब थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, हेरफेर हुआ, बदलाव आ गया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो सेकंड स्लाइड आ गया है हम लोगों का, और सेकंड स्लाइड पे हम लोग देखते हैं क्या होगा। सेकंड स्लाइड में हमने लिखा है कि अफीम की बिक्री से प्राप्त धन से चाय अन्य वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था। अर्थात जो हम लोग अफीम बेचते थे, मतलब जो अंग्रेजों को अफीम देते थे, ठीक है, हमने कहा कि अफीम की खेती होने लगी। तो अब देखिए जो हम लोग अफीम बेचते थे, अफीम से जो खेती जैसे पैसा आया उसका हम लोग चाय या फिर दूसरी वस्तुओं पे लगा देते थे या फिर खर्चा कर देते थे। अगला हमारा आता है रीडर पेस्ट या फिर मवेशी फ्लैग। अब ये देखिए क्या था, एक पहले आपको बता दूं कि जो फ्लैग था एक बीमारी थी या फिर कह सकते हैं महामारी थी। ये आपको याद रखना है, बीमारी थी या फिर महामारी थी। अब देखिए ये क्या था, इसको मैंने लिखा है कि अफ्रीका में 1880 के दशक के आखिरी सालों में रीडर पेस्ट बीमारी बहुत तेजी से फैल गया, जिसके कारण 90% जानवरों की मृत्यु हो गई। अब सोचिए, जहां भी मान लीजिए सपोज दैट 90% करने का मतलब क्या है, तो जैसे मान लीजिए आपके अगर गांव में 100 मवेशी रहते हैं, इसमें से अगर 90 मर जाए तो ये आपके हो गए 90%। ठीक है, तो इतने जो मवेशी थे वहां के लोग मारे गए। अब ये भी हो सकता है शायद कि वहां पे कितने हो, 1000 में से 900 मारे गए, 100 ही बचे, तो वहां पे जानवरों की मृत्यु हो गई। अब अफ्रीका में लोगों के पास कोई दूसरा काम ही नहीं था, जाहिर सी बात है। आपके हमने पहले ही बता दिया था कि आलू की खेती थी वो चौपट हो गई। फिर अब ये जानवरों पे बात है तो जानवर भी चौपट हो गए, मतलब मर गए, डेथ कर गए। तो अब उनके पास बचा ही क्या, उनके पास एक ही विकल्प था कि यूरोपियों के लिए काम करें। यानी अब उनके पास एक ही विकल्प बच गया, अब एक ही काम बच गया कि वो क्या करें, यूरोप वालों के लिए काम करें। ठीक है, अब देखिए फिर हमने आगे लिखा, आगे पढ़ेंगे हम लोग महामंदी के बारे में। सबसे पहले एक चीज जानो, महामंदी होता क्या है, या फिर महामंदी से छोड़ो मंदी क्या होता है। अब अगर मैं एक चीज बताऊं, आपके बाजार में सपोज मान लीजिए आप जहां पे रहते हो, एनी प्लेस, मतलब किसी भी जगह में आपके आसपास में कहीं ना कहीं मार्केट होगा, बाजार होगा। ठीक है, अब देखो अगर बाजार में सामान की बहुत काफी कह सकते हैं मात्रा हो जाए और खरीदने वाले कोई न रहे, तो वहां पे क्या हो गया, वो आपकी मंदी हो गई। ठीक है, आपका सामान अब क्या होगा, चौपट हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखिए मैंने कहा कि 1929 में उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज हो गई। भयानक गिरावट का मतलब कि अब जो उत्पादन होता था या फिर कह सकते हैं जो रोजगार था या जो व्यापार था वो निम्न स्तर में आ गया है, गिरने लगा, नीचे आ गया। ठीक है, और युद्ध के बाद मांग में कमी आ गई, लेकिन देश ने उत्पादन में कमी नहीं किया तो कीमत गिर गई। जाहिर सी बात है, जब आपका ये मार्केट है और मार्केट में सामान ज्यादा हो जाए और खरीदने वाले कम रहे तो इसका दाम ऑटोमेटिक है कि घट जाएगा। ठीक है, सामान जब बढ़ता है और खरीदार घटते हैं तो पैसा कम हो जाता है। तो वही काम हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया, कीमत में यानी प्राइस में उसका कमी हो गया, क्योंकि अमेरिका दूसरे देश को ऋण देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनके पास विकास के दूसरे रास्ते नहीं थे। अब देखिए, एक रास्ता था कि अमेरिका अगर उन्हें ऋण दे दे, मतलब कर्जा दे दे। ऋण का मतलब होता है कर्जा। किसी देश को अगर अमेरिका ऋण दे दे, कर्जा दे दे, तो विकास करने में सक्षम था। लेकिन अब ये भी ऋण देना अर्थात कर्जा देना बंद कर दिया था। अगला जो हमारा पॉइंट आता है, महामंदी का असर। अब देखिए महामंदी का असर क्या था। तो यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। धराशायी का मतलब समझो कि ये धराशायी होती क्या है। धराशायी का मतलब क्या होता है? धराशायी का मतलब होता है चौपट हो जाना, मतलब खत्म हो जाना। बहुत सारे ऐसे विदेश में मतलब कह सकते हैं उस टाइम में बैंक है जो कि बड़े बड़े जितने भी बैंक है सभी धराशायी हो गए, मतलब सभी खत्म हो गए। कई देश के मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अब बुरी तरह कीमत गिरने का मतलब क्या होता है कि जब मुद्रा की कीमत गिर जाती है तो जैसे मान लो कि तुमने एक अटैची पैसा लेकर गया, सपोज दैट देखो एक अटैची पैसा ले लिए हो और मार्केट में जाते हो पूरा एकदम मतलब कहो कि एक अटैची पैसा उछेल दिए और वहां से तुम 2 मिर्चा लेकर आ गए, मिर्चा जो होता है खाते हो हरा मिर्चा, उसको लेकर आ गए। तो वही आपका क्या हुआ कि अब वहां पे मुद्रा मतलब पैसे की कीमत गिर गई है। ठीक है, बाजार में खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए। मतलब बाजार में जो बायर थे, मतलब जो कह सकते हो कि ग्राहक लोग थे, वे बिल्कुल खत्म हो गए, समाप्त हो गए। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए। मतलब जो 4000 बैंक थे, मिनिमम कह रहा हूँ, मतलब लगभग कह सकते हैं एस्टिमेट, मतलब ये भी मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि इतने बैंक बंद हो चुके थे, लेकिन लगभग 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए। 1929 से 1933 के बीच में 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। अब बताओ यहाँ पे कितनी बड़ी कंपनी चौपट हो गई? 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। अब आगे आ जाओ, भारत में महामंदी का असर। भारत में जो महामंदी का असर था वो कैसा था उसके ऊपर देख लो। बस ये छोटी सी लाइन है, भारत में महामंदी का असर। उसके बाद हम लोग अगले वाले पे आएंगे, अगले पॉइंट पे। भारत का आयात और निर्यात दोनों आधा हो गया। मतलब हमारे भी देश का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था, मतलब जो खरीदारी बिक्री थी, वो भी क्या हो गया? आधा हो गया। लोगों को बहुत सारी समस्याओं यानी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मतलब उन लोगों को बहुत सारे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम के सामना करने पड़े। फिर अगर मैंने लिखा इसी समय क्या होता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर दिए थे, जिससे ये भी हो सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यदि अगर चलाया जा रहा था, इसका मतलब कि उस टाइम में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो किसी चीज पे मान लो सपोज दैट अभी तुम किसी चीज का रैली निकाल रहे हो या फिर कोई भी मोर्चा लेकर जा रहे हो और सपोज करो कि आगे किसी चीज का मतलब ये दीवार खड़ी हो जाए, तो आपको कठिनाई का तो सामना करना पड़ेगा। तो ठीक वही हुआ, सविनय अवज्ञा चल रहा है, आगे क्या है? आगे आपका मान लो ये दीवार है और ये दीवार किस चीज की है? महामंदी की है। तो यही आप लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन में शुरू में दिक्कत पड़ा था। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं, फिर से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। तो आ गए हम लोग एक न्यू स्लाइड लेकर, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट हम लोगों का स्लाइड है, इसके बाद हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हमने लिखा है पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जैसे कि आपको पता है 2 दशक के बाद ही फिर से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। फिर मैंने लिखा कि यह प्रथम युद्ध से भी भयानक था। यह कैसा, यहाँ का जो दृश्य था, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार का दृश्य था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी क्या था? भयानक था, बहुत खतरनाक था। फिर हमने लिखा कि एक गुट में मिस्र राष्ट्र था जिसमें ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और अमेरिका था। दूसरा गुट में नाजी जर्मनी था, जापान था, इटली था। और इस युद्ध को पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ थल, जल और वायु, इसमें तीनों से लड़ा गया था। याद रखिएगा, आपसे ऐसा बोर्ड सवाल कर सकता है कि जल में, थल में, वायु, तीनों जगह पे किस वर्ल्ड वार में लड़ा गया था। तो आपको याद रहना चाहिए किस वर्ल्ड वार में? सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ा गया था। ठीक है, ऐसी हालत में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। इस युद्ध में मिस्र राष्ट्र जीत गया। मतलब जो मिस्र राष्ट्र था, यानी जिस गुट में ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और अमेरिका था, ये जीत गया।
किसी भी देश में रोजगार की स्थिरता जरूरी है। बाजार में सरकार का नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे मैंने लिखा है कि किसी भी देश में सबसे पहली बात क्या है, जो युवा है उनको रोजगार देना। दूसरी क्या है कि बाजार पर नियंत्रण होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट का। अब देखिए इस बात से क्या असर पड़ता है, जैसे मान लो ये आपका बाजार है, यहाँ पे कोई भी सरकार वर्क कर रही है, इसका अगर इसके ऊपर नियंत्रण रहेगा तो ना ही ये ज्यादा कोई कर सकते हो कि ना ही ये कोई चीज को सेलिंग करेगी तो ज्यादा पैसा नहीं लेगी, और या फिर कोई कर सकते हैं फिर यहाँ से खरीद कर फिर भी हो सकता है कहीं बेचे तो वो भी क्या करेगा, ज्यादा रुपया पैसा नहीं ले सकता। यही अंतर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्रिटेन वुड्स संस्थान। अब ये क्या था, 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। मतलब यह एक सम्मेलन था जिसमें अमेरिका में हुआ था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसमें 3 चीजों का गठन हुआ था, याद रखिएगा, मुद्रा कोष का, फिर बैंकिंग प्रणाली का और फिर विकास के स्तर का। यह व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। यह व्यवस्था किस पे आधारित थी, निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। सबसे पहला जानो विनिमय दर होता क्या है। विनिमय क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उस सामान को जब खरीदते हो, बाई करते हो, तो उसके बदले में उसे कुछ प्रदान करते हो, देते हो, वही आपका क्या होता है, विनिमय दर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, जैसे मान लो मुझे 1 केजी क्या लेना है, वेट लेना है, अर्थात मतलब गेहूं लेना है, ठीक है। अब देखो 1 केजी अगर तुम गेहूं खरीदते हो तो पहले क्या था, जब रुपया पैसा नहीं चलता था तो यहाँ पे हो सकता है कि उस 1 केजी वाले व्यक्ति को ये ढूंढना पड़ेगा कि कोई है जो कि जैसे मान लो कि इसके पास इसको गेहूं बेचना है और इससे जूता लेना है, तो वो अब जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है जो कि शूज बेचना चाहता है, शूज देना चाहता है, तो उसके पास ये जाएगा कि मतलब ये ले ले। लेकिन अभी जब पैसा हो गया तो हम लोग कोई भी सामान कभी भी खरीद सकते हैं। यही हमारी होती है विनिमय दर, ठीक है। आगे चलो। परंतु आज के दिनों में डॉलर का मान समय समय पर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। परंतु स्वतंत्रता के बाद भी उनके अंदर क्या थी, गरीबी थी। याद रखना, अभी फिलहाल क्या हो गया है, डॉलर का दाम समय समय पर बढ़ता करता रहता है। जैसे पहले 81 रुपीज था, लेकिन अभी इसकी डॉलर की अगर बात करोगे 78.65 रुपीज हो गया है, ठीक है। तो इसी को मैंने कहा कि ये क्या होता है, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी ये क्या होता है, घट जाता है। अब देखो ये भी बता देता हूँ, घटता कब है, बढ़ता कब है। अगर बाजार में, आपके बाजार में क्या होगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा, ये घट जाएगा, और आपके बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी, ये बढ़ जाएगा। याद रखना, जब पैसा ज्यादा हो जाएगा घट जाएगा, और जब पैसा की कमी हो जाएगी वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अब आ जाओ, आगे चलते हैं। क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत सालों से शासन के गुलाम थी। अब बात ये आता है कि भाई ये लोग गरीब कैसे थे, जब ये समय समय पर बदलता घटता बढ़ता रहता है तो आखिर गरीबी कैसे आ गई, क्यों? क्योंकि वहां की जो शासन व्यवस्था थी वो शासन के कह सकते हैं गुलाम थी, मतलब अंडर में थी। अतः जितने भी नए स्वतंत्र देश आए सभी ब्रिटेन वुड्स संस्था के सहारे थे। मतलब अब जितने भी देश स्वतंत्र होते गए सभी किसके सहारे में चले गए, ब्रिटेन वुड्स के सहारे में चले गए। अब आते हैं ब्रिटेन वुड्स को कौन चलाता था, क्वेश्चन है, यानी ये आपके बोर्ड में आ सकता है। BSED मैंने लिख दिया, वो भी साथ साथ में इंपोर्टेंट लिख दिया, आप इसे लिख लेना। ब्रिटेन वुड्स को बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका आदि चला दिया करती थी। मतलब चलाने का काम किसके हाथ में था, तो अमेरिका जैसे शक्ति के पास। 1970 के बाद ब्रिटेन वुड्स को खत्म कर दिया गया। आपको याद भी करना है कि 1970 के बाद ब्रिटेन वुड्स से समाप्त हो गए और परिवर्तनशील दर पर व्यवस्था लागू कर दिया गया। मतलब विनिमय दर पे व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो इसी तरह की व्यवस्था को हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना कहते हैं। और आज हम लोग का जो चैप्टर 3 था वो होता है समाप्त। अभी आप लोगों को अगर किसी प्रकार की हम लोगों के चैप्टर में अगर आपको डाउट आ जाती है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दिया जाए, और जितना जल्द हो सके हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग किसी काम में फंसे रहते हैं तो इतना जल्दी कोशिश मतलब नहीं दे पाएंगे, तो आप इसके लिए धैर्य रखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना, पीछे के जो आपने कमेंट किया वैसा कोई भी रिप्लाई मांगने की कोशिश ना करें, क्योंकि अच्छे चीजों का जवाब दिया जाता है, बुरे चीजों का जवाब हमारे पास नहीं होता है। आपसे एक हम्बलिंग रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे सवाल का कोई भी पूछें, ऐसा कोई बच्चा सवाल ना पूछे जिसका कि हम लोग जवाब न दे पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपसे एक हम्बलिंग रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो एक प्लीज लाइक कर देना, और 2-4 लोगों को शेयर जरूर करना, ताकि आने वाले बोर्ड में वो लोग आसानी से 400 मार्क्स प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।
तो आ गए हम लोग एक न्यू स्लाइड लेकर, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट हम लोगों का स्लाइड है, इसके बाद हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हमने लिखा है पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जैसे कि आपको पता है 2 दशक के बाद ही फिर से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। फिर मैंने लिखा कि यह प्रथम युद्ध से भी भयानक था। यह कैसा, यहाँ का जो दृश्य था, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दृश्य था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी क्या था, भयानक था, बहुत खतरनाक था। फिर हमने लिखा कि एक गुट में मिस्र राष्ट्र था जिसमें ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और अमेरिका था। दूसरा गुट में नाजी जर्मनी था, जापान था, इटली था। और इस युद्ध को पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ थल, जल और वायु, इसमें तीनों से लड़ा गया था। याद रखिएगा, आपसे ऐसा बोर्ड सवाल कर सकता है कि जल में, थल में, वायु, तीनों जगह पे किस वर्ल्ड वॉर में लड़ा गया था। तो आपको याद रहना चाहिए किस वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा गया था। ठीक है, ऐसी हालत में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। इस युद्ध में मिस्र राष्ट्र जीत गया। मतलब जो मिस्र राष्ट्र था, यानी जिस गुट में ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और अमेरिका था, ये जीत गया। किसी भी देश में रोजगार की स्थिरता जरूरी है। बाजार में सरकार का नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे मैंने लिखा है कि किसी भी देश में सबसे पहली बात क्या है, जो युवा है उनको रोजगार देना। दूसरी क्या है कि बाजार पर नियंत्रण होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट का। अब देखिए इस बात से क्या असर पड़ता है, जैसे मान लो ये आपका बाजार है, यहाँ पे कोई भी सरकार वर्क कर रही है, इसका अगर इसके ऊपर नियंत्रण रहेगा तो ना ही ये ज्यादा कोई कह सकते हो कि ना ही ये कोई चीज को सेलिंग करेगी तो ज्यादा पैसा नहीं लगी, और या फिर कोई कह सकते हैं फिर यहाँ से खरीद कर फिर भी हो सकता है कहीं बेचे तो वो भी क्या करेगा, ज्यादा रुपया पैसा नहीं ले सकता। यही अंतर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्रिटेन वुड्स संस्थान। अब ये क्या था, 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। मतलब यह एक सम्मेलन था जिसमें अमेरिका में हुआ था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसमें 3 चीजों का गठन हुआ था, याद रखिएगा, मुद्रा कोष का, फिर बैंकिंग प्रणाली का और फिर विकास के स्तर का। यह व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। यह व्यवस्था किस पे आधारित थी? निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। सबसे पहला जानो विनिमय दर होता क्या है। विनिमय क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उस सामान को जब खरीदते हो, बाई करते हो, तो उसके बदले में उसे कुछ प्रदान करते हो, देते हो, वही आपका क्या होता है, विनिमय दर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, जैसे मान लो मुझे 1 kg क्या लेना है, वेट लेना है, अर्थात मतलब गेहूं लेना है। ठीक है, अब देखो 1 kg अगर तुम गेहूं खरीदते हो तो पहले क्या था, जब रुपया पैसा नहीं चलता था तो यहाँ पे हो सकता है कि उस 1 kg वाले व्यक्ति को ये ढूंढना पड़ेगा कि कोई है जो कि जैसे मान लो कि इसके पास इसको गेहूं बेचना है और इससे जूता लेना है, तो वो अब जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है जो कि शूज बेचना चाहता है, शूज देना चाहता है, तो उसके पास ये जाएगा कि मतलब ये ले ले। लेकिन अभी जब पैसा हो गया तो हम लोग कोई भी सामान कभी भी खरीद सकते हैं। यही हमारी होती है विनिमय दर। ठीक है, आगे चलो। परंतु आज के दिनों में डॉलर का मान समय समय पर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। परंतु स्वतंत्रता के बाद भी उनके अंदर क्या थी, गरीबी थी। याद रखना, अभी फिलहाल क्या हो गया है, डॉलर का दाम समय समय पर बढ़ता करता रहता है। जैसे पहले 81 रुपीज था, लेकिन अभी इसकी डॉलर की अगर बात करोगे 78.65 रुपीज हो गया है। ठीक है, तो इसी को मैंने कहा कि ये क्या होता है, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी ये क्या होता है, घट जाता है। अब देखो ये भी बता देता हूँ, घटता कब है, बढ़ता कब है। अगर बाजार में, आपके बाजार में क्या होगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा, ये घट जाएगा, और आपके बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी, ये बढ़ जाएगा। याद रखना, जब पैसा ज्यादा हो जाएगा घट जाएगा, और जब पैसा की कमी हो जाएगी वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अब आ जाओ आगे चलते हैं। क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत सालों से शासन के गुलाम थी। अब बात ये आता है कि भाई ये लोग गरीब कैसे थे, जब ये समय समय पर बदलता घटता बढ़ता रहता है तो आखिर गरीबी कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि वहां की जो शासन व्यवस्था थी वो शासन के कह सकते हैं गुलाम थी, मतलब अंडर में थी। अतः जितने भी नए स्वतंत्र देश आए सभी ब्रिटेन वुड्स संस्था के सहारे थे। मतलब अब जितने भी देश स्वतंत्र होते गए सभी किसके सहारे में चले गए, ब्रिटेन वुड्स के सहारे में चले गए। अब आते हैं ब्रिटेन वुड्स को कौन चलाता था, क्वेश्चन है, यानी ये आपके बोर्ड में आ सकता है। BSED मैंने लिख दिया, वो भी साथ साथ में इम्पोर्टेंट लिख दिया, आप इसे लिख लेना।
ब्रिटेन वुड्स को बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका आदि चला दिया करती थी, मतलब चलाने का काम किसके हाथ में था, तो अमेरिका जैसी शक्ति के पास। 1970 के बाद ब्रिटेन वुड्स को खत्म कर दिया गया। आपको याद भी करना है कि 1970 के बाद ब्रिटेन वुड्स से समाप्त हो गए और परिवर्तनशील दर पर व्यवस्था लागू कर दिया गया, मतलब विनिमय दर पे व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो इसी तरह की व्यवस्था को हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना कहते हैं। और आज हम लोग का जो चैप्टर 3 था वो होता है समाप्त। अभी आप लोगों को अगर किसी प्रकार की हम लोगों के चैप्टर में अगर आपको डाउट आ जाती है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दिया जाए और जितना जल्द हो सके हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग किसी काम में फंसे रहते हैं तो इतना जल्दी कोशिश मतलब नहीं दे पाएंगे, तो आप इसके लिए धैर्य रखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना, पीछे के जो आपने कमेंट किया वैसा कोई भी रिप्लाई मांगने की कोशिश ना करें, क्योंकि अच्छे चीजों का जवाब दिया जाता है, बुरे चीजों का जवाब हमारे पास नहीं होता है। आपसे एक हम्बलिंग रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे सवाल का कोई भी पूछें, ऐसा कोई बच्चा सवाल ना पूछे जिसका कि हम लोग जवाब न दे पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपसे एक हम्बलिंग रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो एक प्लीज लाइक कर देना और 2-4 लोगों को शेयर जरूर करना, ताकि आने वाले बोर्ड में वो लोग आसानी से 400 मार्क्स प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।